Let's start class. Okay. Good morning. Good morning, guys. Uh, इससे पहले आपने क्या पढ़ा कल वाली क्लास में, मतलब इसी वीक की? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? और इंटरनल ट्रेड क्या होती है? विद इन स्टेट की टेरिटरी के अंदर हो, ठीक है। और उसमें उसमें हमने कौन सी पहले एम से थी, सेकंड एल से, फिर सी से, फिर एम से। सी से नहीं, कैपिटलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, बट हमने यहाँ पर उसका फोकस नहीं किया था कैपिटलिज्म पे। दो एम से दो आते हैं, मर्केंटलिज्म आपने बता दी, एक और भी है कार्ल मार्क्स की, मार्क्सिज्म, इकोनॉमिक मार्क्सिज्म, और कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें आपने जो मर्केंटलिज्म पढ़ी, मर्केंटलिज्म बेसिकली क्या है? हाँ, अरे आप नहीं करते आप बताएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो मैंने रिव्यू के लिए नहीं लगाई, आज हमने रिव्यू के लिए कुछ भी नहीं लगाया बैकग्राउंड में, हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। एक फोकस करते हैं फ्री ट्रेड पे और दूसरे फोकस करते हैं बिल्कुल उसके अपोजिट। एक फोकस करते हैं आपके रियलिज्म पे, एक फोकस करते हैं आइडियलिज्म पे, एक फोकस करते हैं आपके सेल्फ इंटरेस्ट पे, दूसरी जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस कौन करता है? मर्केंटलिज्म। लिबरलिज्म किस पे फोकस करती है? और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? हाँ, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को अपनी इंडस्ट्रीज को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इंपोर्ट्स पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इंपोर्ट कम करें, हम जितना हो सके हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने से आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, डॉलर आपके अकाउंट में आता है, फॉरेन अकाउंट में आता है, और अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर जो है वो आपके अकाउंट से जा रहा होता है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, जो कि मर्केंटलिस्ट की एक अप्रोच है। यही तो आज हम डिस्कस करेंगे ना। मर्केंटलिस्ट जो चीजें करते हैं ना, कि वो अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कंपेरेटिव में कंपेरेटिव ये कंपेरेटिव जो है, ये प्रोटेक्शनिज्म जो है वो मर्केंटलिस्ट फॉलो करते हैं, आज यहाँ पर वो भी डिस्कस करेंगे हम। बट जो लिबरलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज पर फोकस करें, अगर एक के पास एक चीज़ है तो दूसरे के पास दूसरी चीज़ है, तो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, या ये प्रोडक्ट वो उसको सेल कर दे, वो प्रोडक्ट उसको सेल कर दे। जैसे हमने सऊदी अरब की और जापान की एग्जांपल ली थी, तो वो फोकस करते हैं किस पे? कंपेरेटिव एडवांटेज पे, लिबरल्स। और ये जो मर्केंटलिस्ट रहते हैं वो प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरफेरेंस के तरीके वो यूज करते हैं ना, जिसको हम आज कहेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आज हम देखेंगे कि
हम देखें कि आपकी जो फ्री मार्केट्स है, दे आर एफिशिएंट, दे रिक्वायर मेनी बायर्स एंड सेलर, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, ओके। बट फिर क्या होता है कि जो बेचने और खरीदने वाला है दोनों तो विलिंग है। अब इसमें फिर एक इंटरफेरेंस आ जाती है गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जो कि नतीजा बनती है मार्केट इम्परफेक्शन का। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिर्फ दो चीजें, एक प्राइस और दूसरा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक दुकान है, मैं गया, मैंने कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो गवर्नमेंट मुझे मना नहीं करे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ, वो बेच रहा है। हमारे बायर और सेलर के दरमियान में एक रिलेशन है जिसमें आकर एक इंटरफेयर करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं हम मार्केट इम्परफेक्शन। और मार्केट परफेक्शन कब होगी, जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर हो गया? वो तो उसके लिए मतलब बहुत सारी चीजों में देखें, अभी जैसे इमरान खान कह रहा है कि मसनूई महंगाई की हुई है। मसनूई महंगाई ये क्या है, मतलब कि लोगों ने जानबूझकर चीजें महंगी की हुई है, और ये 19 मरतबा इस पर नोटिस ले चुके हैं कि जो मसनूई महंगाई है लोगों ने जानबूझकर रेट बढ़ाए हुए हैं। तो ये काम होता है डीसी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइस पर कंट्रोल करें। हाँ 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 हाँ, तो यही तो है ना, इनका काम क्या है गवर्नमेंट का, कि प्राइस और क्वालिटी पर फोकस करें। बाकी जो इंटरवेंशन आज हम पढ़ेंगे वो इनको नहीं करनी चाहिए। बट बिल्कुल बिल्कुल, आपके डिसीजन जो चेंज होते हैं ना, वो तो होते ही जब है जब आप जिस तरह की आप सिचुएशन देखेंगे। सर्दियों का मौसम आएगा तो गर्म पानी गर्म चीज़ें पिएंगे ना, गर्मियों का मौसम आएगा तो ठंडी चीज़ें, और फिर उस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, कि अब आपके यहाँ सिचुएशन या इन्वायरमेंट किस तरह का है, उसके लिहाज से डिसीजन करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर हम ये फोकस कर रहे हैं जो कि आपके प्रोटेक्शनिस्ट या फिर जो मर्केंटलिस्ट जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं, जो कि आपके लिबरल नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों। ओके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो मार्केट में होती है वो क्यों होती है, उसकी वजूहत क्या होती है। टैरिफ्स रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। आप जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं ना, उनकी कीमतें बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर लोकल कम्युनिटी वो प्रोडक्ट परचेज करेगी तो वो ज़्यादा पे करेगी एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक वन। तो एक तो ये चीज़ है। फिर गवर्नमेंट आल्सो इंटरवीन इन द ट्रेड पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक रीजन। समटाइम जो अभी आप कह रहे थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से इंटरफेयर करना लाजमी बन जाता है। देन जॉब्स और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर इन केस हम जो भी फॉरेन कंपनीज है ना उनको अलाउ कर देते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्री ट्रेड, फिर क्या होगा, जहां पर तो फिर इंडस्ट्री की जरूरत ही खत्म हो गई ना। जब इंडस्ट्री की जरूरत खत्म हो गई तो फिर इंडस्ट्री ना बनेगी, ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। हमारे यहाँ वडेरे क्या कहते हैं, सेम के, उनके पास जो पैसा होता है वो बड़ी बड़ी उठाके बनाते हैं, घर बनाते हैं। अगर यही किसी पंजाब के बंदे के पास हो पैसा, तो वो फैक्ट्री लगाने का सोचेगा, और ये फैक्ट्री लगाएगा, जितने करोड़ की लगाएगा उससे डबल और 4 गुना ज़्यादा कमाएगा भी, और 400 लोगों को जॉब भी देगा। हम तो ये करते हैं कि पैसा संभाल के रखते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करें, ये अब महफूज है। तो एक बादशाह का किस्सा बता रहे हैं सर फेस का, सुना है मैंने आपको? हाँ वो वाला, सोने की ईंट वाला। सर फेज बता रहे थे कि
एक बादशाह था, उसने एक बंदे को दी एक सोने की ईंट और उसको एक टास्क दिया कि आपने शाम में मुझे आके बताना है कि पब्लिक मेरी पॉलिसी पे खुश है या नाराज है या फिर उनको कोई मसले तो नहीं है। तो वो शाम में जाके ना बादशाह को बोलता कि बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, आप जैसा तो बादशाह है ही नहीं दुनिया में। रोज जाकर इस तरह के मसले लगाता उसको। उसने कहा कि अजीब बात है, ये कोई फरिश्तों की आवाम है मेरे मुल्क में शायद कि सारे खुश हैं, किसी को कोई मसला नहीं। फिर एक से पूछा तुम जाओ इसकी इंक्वायरी तो करो, पता तो चले। फिर वो जब गया उसकी इंक्वायरी की तो आकर बादशाह को बताया कि सर आपने जैसे ईंट दी है ना, वो बस देखता है उसको और बोलता है सब ठीक है, अमुन है। सब ठीक है, अमुन है। फिर बादशाह ने कहा इसकी ईंट चोरी करो। फिर इसकी ईंट चोरी करवाई और शाम में गया बादशाह के पास, आप जैसा जालिम बादशाह तो दुनिया में नहीं रहा। अवाम अवाम बेसुकून है, चोरियां हो रही हैं, बड़े मसले हैं, आप सो रहे हैं, किस तरह के बादशाह हैं। तो, तो यही हाल है। चले जी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कभी कभी समटाइम ये करना पड़ता है। एंड पॉलिटिकल रेटिलिएशन एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कभी कभी सियासी बदला लेने के लिए भी करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अक्सर आपने इंडिया और पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ये जो ये कौन सा है अ, चमन चमन वाला बॉर्डर है वो बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से हमारे यहाँ पंजाब वाली साइड से इंडिया के बॉर्डर स्ट्रेट के लिए बंद कर देते हैं। तो ये कुछ कभी कभी पॉलिटिकल रेटिलिएशन बदले के लिए भी किया जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इज द की रीजन फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये है कि कभी कभी जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं या फिर पब्लिक जो जिनको महंगा पड़ रहा है, जैसे आजकल इमरान खान पीछे पड़ा हुआ है कि चीज़ें महंगी क्यों बेच रहे हैं आप लोग, तो ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सम टाइम फिर आपकी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन वगैरह से गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी होता है, गवर्नमेंट भी चीज़ों को बढ़ाती है। वो तो देखें बेटा बेटा देखें, ये जो जितनी भी आपकी फॉरेन कम्युनिटीज है ना, जो भी आपके इंपोर्टेड गुड्स होते हैं ना, वो उसकी ट्रेड कहाँ से होती है? डॉलर से। डॉलर से होती है ना। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है एज कंपेयर टू डॉलर, तो जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे थे वो आज आपसे 175 रुपये में खरीद रहे हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। हमें जब भी सऊदी से सोन खरीदना पड़ेगा, ऑयल खरीदना पड़ेगा, तो पहले हम डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, करेंसी कन्वर्ट कराएंगे। सपोज अगर हम डॉलर में ना भी करवाएं, हम चाहते हैं कि भाई हम सऊदी वाली करेंसी में परचेज करें, तो डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से बाकी करेंसीज तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही ना, पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना। तो उस लिहाज से फिर वो एक मरतबा मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं करवाता हूँ इंडिया में करेंसी को कन्वर्ट करती है। मैं सोच रहा था कि मेरी प्लानिंग थी, मैं सोच रहा था कि इसको मैं पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवाता हूँ और फिर वहाँ से डॉलर परचेज करता हूँ, क्योंकि इंडियन रुपी मुझे सस्ता पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि एज कंपेयर टू इंडिया और हमारे हमारे तो फिर इंडिया की करेंसी से भी कम है। हाँ, 175 हो गया अभी। तो हमारी तो इंडिया से भी करेंसी कम है, तो कोई फायदा ही नहीं, फिर से उतने ही पैसे देने पड़ रहे थे। बेटा हमने देखा कि जो इंटरफेरेंस होती है वो क्यों होती है, इस वजह से कि कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए, कभी प्रोड्यूसर्स को, कभी कंज्यूमर्स को, कभी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, कभी सियासी बदला पॉलिटिकल जो है रेटिलिएशन के लिए। तो ये चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं।
स्टेट जो है वो इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, बिटवीन द इंपोर्टर एंड द एक्सपोर्टर। तो उसके लिए क्या तरीकेकार वो अख्तियार करते हैं, ये है वो तरीके जो वो अख्तियार करते हैं। एक है मोनोपोली और दूसरा ओलिगोपोली, करप्शन, टैक्सेशन, सैंक्शंस, अथॉरिटी। तो देखते हैं कि मोनोपोली क्या होती है। सिंगल कंपनी या जैसे आपकी डी बियर की कंपनी की बात करें ना हम, एक ये एक यूके कंपनी है जो कि अनकट डायमंड, डायमंड आपके काटे जाते हैं ना, बट ये अनकट डायमंड सेल करती है। और ये कोई आपकी 2/3 जो दुनिया की मार्केट है उसको उसने कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि एक तो डायमंड बड़ा प्रीशियस है, मिलना बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से फिर डी बियर की एक मोनोपोली है। तो मोनोपोली बेसिकली क्या होती है कि सिंगल जो है वो प्रोड्यूसर होता है या सिंगल सेलर होता है, और फिर इसी वजह से दुनिया की 2/3 आबादी जो है वो सिर्फ कंट्रीज जो है वो सिर्फ डी बियर से ही परचेज करते हैं। तो ये एक किस्म की क्या है, मोनोपोली है। जैसे हिंदुस्तान में देखें ना, यहाँ पर जैसे मुसलमान आए तो उनकी एक मोनोपोली थी, क्योंकि वो यहाँ से तिजारत करते थे सेंट्रल ईस्ट एशियन कंट्रीज में। वो जो श्रीलंका में भी तिजारत करते थे तो मन्ना वन्ना ने जब दिए थे, और फिर वो रास्ते में बीबल वाले जो लुटेरे थे वो लूट लेते थे, क्योंकि अरबों को तिजारत में बड़ा नुकसान था। बस जब एक मरतबा उन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया तो एक उनकी मोनोपोली बन गई। फिर वही सारी चीज़ें अरब से ही परचेज करते थे हिंदुस्तान के लोग। फिर उसके बाद फिर जब आपके वो आए, पोर्चुगीज आए, तो उनका झगड़ा हो गया अरबों से। फिर एक मरतबा तो पोर्चुगीज वाले वापस आ चले गए, दूसरी मरतबा फिर आए,
तो फिर पुर्तगीज वालों की मोनोपोली आ गई। फिर जो चीज़ें बेचते थे वो फिर पुर्तगीज वालों की चल रही थी। फिर उनको पुर्तगीज वालों की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म की फ्रांस वालों ने। फिर फ्रांस वालों की कंपनी आ गई और फिर फ्रांस वालों, इनकी कंपनी का नाम सेम होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट आगे कंट्री का नाम लगा देते थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक मोनोपोली होती थी। फिर कभी फ्रांस वालों की मोनोपोली होती थी, कभी बरतानिया वालों की। फिर जब बरतानिया वालों की आई, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो मोनोपोली सारी उन्हीं की चल रही थी। वही सारी चीज। ओलिगोपोली क्या है? सही है, एक से ज्यादा, बात बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें आपके चंद हो सकते हैं, जैसे हम ओपेक की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो गल्फ स्टेट्स है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो उनकी एक ओलिगोपोली बनी हुई है, जिसको हम ओपेक कहते हैं। अब ये कंट्री डिसाइड करते हैं कि ऑयल की प्राइस क्या रहेगी। यही तो करते हो। इसके लिए एक तो ये है कि ये डिसाइड करते हैं कि ऑयल प्रोड्यूस कम करना है, तो ये तो एक बिजनेस का असूल है, जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू, डिमांड ज़्यादा आती है, वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे डायमंड कम होता है तो वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रीशियस बन जाता है, तो प्रीशियस आइटम की वैल्यू ज़्यादा होती है। या फिर वो क्या करते हैं कि कुछ वक्त के लिए उसकी प्राइस हाई कर देते हैं, फिर भी उसकी वैल्यू रहती है, रकम ज़्यादा देनी पड़ती है। तो जब वो मार्केट में उसकी प्राइस डाउन हो जाती है तो ये ऑयल एकदम से गिर जाता है, उसकी प्राइसेस डाउन हो जाती है। कभी कभार तो हाँ, हाँ ऐसे होता है। कम, जब रेट कम हो जाता है तो वेट करते हैं ना। नॉर्मली क्या होता है कि हज हज के बाद, क्योंकि लोग जाते हैं ना हज करने, तो वहां से वो सऊदी में सोन सस्ता मिलता है तो वो परचेज करके आते हैं। ज्यादातर जो सोन बेचने वाले होते हैं ना, वो सऊदी अरब या दुबई इसी मकसद के लिए जा रहे होते हैं।
है, किसी का हक मारना, तो ये भी सही है, हक मारना भी इसमें शामिल आ गया। बट नॉर्मली आप करप्शन किसे कहते हैं? ब्लैक में, ब्लैक में वो करप्शन है, ये भी करप्शन है, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म है, करप्शन के बहुत सारे फॉर्म है, बट यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है ना वो ये कि जब आपके प्रोडक्ट जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर जो टैरिफ लग रहा होता है ना, वो कस्टम्स वाले लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज। कस्टम्स एक डिपार्टमेंट है, जब आप सी से पास कर ले तो उसमें आपको ये मिलता है, उसमें बड़ा माल है, एक ट्रक क्रॉस करवाया तो आपको 2-2, 3-3 लाख मिल जाते हैं। तो खैर ये फिर ये जो, हाँ ये भी करप्शन है। तो पे ऑफ का मतलब क्या है? रिश्वत लेना, ब्राइब। तो क्या कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेते हैं और फिर वो अलाउ कर देते हैं नॉन मार्केट जो है प्राइसेस पे, मार्केट में एक रेट चल रहा होता है, फिर जाहिर सी बात है अब वो फिर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का ये रेट है, ठीक है। जैसे वो ट्रांसपोर्ट वाले पे जाए ना, तो ट्रांसपोर्ट वालों को जब भी रेट बढ़ता है ना, तो वो गाड़ी पे एक लेटर लगाते हैं कि अब आपका रेट यहाँ से यहाँ तक होगा। बट अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना काम ना करे, कुछ उन्होंने रिश्वत दी और फिर वो कहें सही आ ॾहें वारी शइ तव्हां 20 में खपायो, कोई मसला नहीं। मैं गया था इधर शॉप पे, एक बेकरी पे, टर्न रोड की, और मैंने एक रोबोट देखा, रोबो, क्योंकि वो मैंने अपने भाई की बेटी को लेके दिया है ना, तो मैंने उससे पूछा ये कितने का, वो कह रहा है 1800 का। तो मैं सब जब को बाहर लेके आया, मैंने कहा यार ये मैंने अभी 800 का लेके दिया है शक्कर से अपनी भाई के उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा खूबसूरत था, तो मेरी बेटी ने अपना तोड़ दिया, तो मैंने कहा ये दूसरा उस जैसा लेकर देता हूँ। वो फिर चक्री भी लगाता ना, गोल घूमता भी है, तो मैंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी तो ये 1800 में दे रहा था। मैंने कहा ये यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। तो ये लेकर ही शक्कर से आते हैं ना, इस वजह से इनको महंगा पड़ता है, कराची से ले तो सस्ता पड़ेगा। नहीं है आपको, हमारे यहाँ तो बेटा आपको परचेज करना नहीं आता होगा, सॉरी टू से आपको परचेज करना नहीं आता होगा। आपको बोलते होंगे ये इतने का, मैं 10 रुपये कम दूंगी, मैं बस 10 रुपये कम दूंगी। हाँ बार्गेनिंग भाई, हमारी जो शक्कर की औरतें हैं ना, वो बैठ जाती 2 घंटे उसके साथ सर खपाती है दुकान वाले का। और हाँ, तो खैर प्राइस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड देन टैक्सेशन, टैक्स लगाते हैं आप गुड्स पर, क्योंकि उनको महंगा करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, फिर टैक्स बढ़ा भी देती है। जब टैक्स बढ़ा देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है आपके पास इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो इंपोर्ट कम होगा, टैक्स कम होगा तो आप इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, सस्ती भी हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो टैक्सेशन की जो प्रैक्टिस है ना, वो मर्केंटलिस्ट अप्रोच वाले फॉलो करते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से रेवेन्यू जनरेट कर, ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था सैंक्शंस का, इसका मतलब इकोनॉमिक सैंक्शन है यहाँ पर। हमने डोमिनेंस प्रिंसिपल में देखा था कि
हमने डोमिनेंस प्रिंसिपल में देखा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो उस पर सैंक्शंस लगा दी थी। फिर 2015 में जो है यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर सैंक्शन खत्म किए थे, एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी इनकी, और उसके नतीजे में फिर ईरान पर सैंक्शंस खत्म हो गए थे। फिर जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए ना, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसपे सैंक्शंस उनकी खत्म की थी, वो की थी आपके बराक ओबामा ने। फिर जब जॉर्ज ये आए, आपके डोनाल्ड ट्रंप आए, तो उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दी थी ईरान पर, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी थी। इसका मतलब क्या है कि ईरान का जो ऑयल है अब वो कंट्रीज परचेज नहीं करेंगे। तो 2011 में इंडिया ने एक बिड लगाई थी वहां पर, ताकि, क्योंकि बाकी कंट्रीज तो इंपोर्ट नहीं कर रहे, पर उन्होंने एक्सक्यूज दिया हुआ था अफगानिस्तान को, ईरान को और इंडिया को, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को एक्सक्यूज दिया हुआ था। ऐसे ही 2015 में बहुत कोई करीबन 11 कंट्रीज पर जो है अमेरिका सैंक्शंस लगा चुका है। सम टाइम जापान, सपोज एक मर्तबा तो ऐसा भी हुआ है कि जापान वालों पर भी इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, इंपोर्ट पर सैंक्शन लगाए थे, ताकि उनकी जो डोमेस्टिक कार वगैरह है उस पर लॉस आ रहा था उनको। तो इस तरह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं, उस वजह से। फिर आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको फॉरेन इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से बचाने के लिए, जैसे वो आप अगर यहाँ से जैसे आप पास आउट कर जाते हैं और फिर सपोज आप कॉम्पिटेंट हैं और एक पोस्ट है, तो ये कहेंगे तो रशिया तो वैसे ही कॉम्पिटेंट है, हमारा तो जाने का फायदा ही नहीं, कंपटीशन है ना। तो अब उससे बचने के लिए ये क्या करेंगे, ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो इससे कंपटीशन से बचाने के लिए इन्होंने अपने खुद पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हमने नहीं जाना। तो इसी तरह स्टेट्स रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपनी ही इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। ओके, अटार्की क्या होती है, इसको हम सेल्फ रिलायंस या अटार्की भी कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि कंट्री जो है वो इंपोर्ट करता ही नहीं, एक्सपोर्ट करता ही नहीं। जितनी जरूरत है डोमेस्टिकली, जिन चीजों की प्रोडक्ट की जरूरत है, वो कोशिश करते हैं कि वही प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री में वो लगाएं और उतनी प्रोड्यूस करें। तो अल्बानिया एक ईस्टर्न यूरोप में कंट्री रहा है जो कि 1990 तक उन्होंने ये अटार्की को फॉलो किया। एक वक्त चाइना का भी रहा है 1950 से 1960 तक, जब अमेरिका ने उस पर सेंक्शंस लगाए थे, तो तब चाइना सेल्फ रिलायंस हो गया था और उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें बनाना शुरू की थी जो कि सिर्फ डोमेस्टिकली उनको ज़रूरत पड़े, बजाय इसके कि हम प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करें, फॉरेन अर्निंग्स करें, फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस अटार्की को फॉलो किया था। नॉर्थ कोरिया जो है आज भी बहुत सारी चीज़ों में अटार्की को, सेल्फ रिलायंस को फॉलो करता है। और इस तरह कंट्रीज जो है वो क्या करती है, डिपेंडेंसी को कम करती है, क्योंकि हाँ बिल्कुल 1950 से लेकर 1960 की हमने बात की चाइना की कि वो अटार्की में रहा। फिर 1960 के बाद उसकी आपकी जंग होती है इंडिया से लद्दाख पर। 1970s में आकर वो 79 में आकर उन्होंने ये जो कराकरम हाईवे है वो बनाया था ताकि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सके। इसी को आज सीपेक के तौर पर वो अपग्रेड कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये तो बाद में उन्होंने पॉलिसीज चेंज की है ना। हम तो एज ए एग्जाम्पल कोट कर रहे थे कि कंट्रीज की सिचुएशन ये भी रही है कि वो एचआर बुक को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस भी प्रैक्टिस की जाती है, कंट्रीज ये करते हैं क्योंकि वो इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं। हमें बस जितना ज़रूरत है उतना पैदा करें और उतना कंज्यूम करें, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इसको
नहीं, ये सैंक्शन अलग चीज़ है ना। सैंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैंने सैंक्शन लगा दिया ना कि जायद से कोई बात नहीं करेगा, तो ये तीनों आपसे बात नहीं करेंगे, ये एक सैंक्शन है। अमेरिका सैंक्शन लगा देता है कि ईरान से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो क्योंकि यूरोप भी आपके बरतानिया और फ्रांस भी तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं ना, वो भी तो सुपर पावर्स है ना, तो वो अमेरिका को फॉलो करते हैं और यूरोप कोई भी ऑयल परचेज नहीं करता। जैसे अब्बा मना कर देता ना, ये जो है मेरा बेटा आज से नहीं है, तो उसको बेदखल कर देते हैं। तो ये बेदखल करना जो है वो सैंक्शन है। बट अगर वो बेदखल हो गया तो वो क्या करेगा? जो बेदखल हो गया वो अपनी वो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंस अब वो खत्म होगी, भाई और बाप की जरूरत नहीं, सेल्फ डिपेंडेंसी। दूसरों को कौन से? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो। इससे फिर क्या होता है, आपकी ब्लैक मार्केट ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ मिलिट्री रोड पे एक पेट्रोल पंप है, उसको बंद कर दिया उन्होंने। इस तरह पाकिस्तान ने बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद किए हैं, क्योंकि वो ईरान का स्मगल्ड ऑयल सेल कर रहे थे। स्मगल्ड ऑयल भी तो आता है, क्योंकि ईरान के तकरीबन हर घर से तेल निकल रहा है तकरीबन, तो वो फिर इतना ज़्यादा ऑयल है तो स्मगल भी होता है। उस वजह से गवर्नमेंट जो है, ये भी एक आप ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और अपना जो पीएसओ का पेट्रोल पंप है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो 20 रुपए में अगर सपोज वो लीटर मिल रहा है। हाँ मैं गया था एक, मतलब एक पेट्रोल पंप वाले के पास बैठा हुआ था, तो उसको फिर बलूचिस्तान से फोन आई थी, तो वो कह रहा था कि जनाब, तब तो मेरे ख्याल से 80 में शायद पेट्रोल का रेट चल रहा था पेट्रोल पंप पे, तो वो उसको ऑफर कर रहा था 20 रुपए, ईरान का ब्लैक ब्लैक मार्केट से आया हुआ थे, 20 रुपए का ऑफर कर रहा था। तो उसने कहा नहीं भाई, मेरे पास पहले ही बहुत पड़ा हुआ है, कोविड कोविड है तो लोग परचेज ही नहीं कर रहे, तो इस वजह से चलेंगे। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म वाले कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं? प्रोटेक्शनिज्म को। और लिबरलिस्ट कंपेरेटिव एडवांटेज को। ये कहते हैं कि मर्केंटलिज्म पर तभी अमल हो सकता है जब आप प्रोटेक्शनिज्म पर अमल करें, क्योंकि उससे फिर आपकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्राइम पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्शनिज्म एक्चुअली क्या है कि आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है, जो नई नई इंडस्ट्रीज आपने लगाई हैं या जो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अभी ग्रोथ कर रही हैं, उनको बचाना। ऐसे ही हुआ है साउथ साउथ कोरिया में, ऐसा हुआ था। साउथ कोरिया वालों ने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाई, साउथ कोरिया ने। फिर उन्होंने क्या किया कि जो बाकी अ, दूसरी कंट्रीज की जो थी कंपनीज, उनसे बचने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को इंसेंटिव्स देना शुरू किए। इंसेंटिव्स देना शुरू किए, जिसको आप वो क्या कहते हैं इकोनॉमी में, एक तरह का लोन, बोनस या अलाउंस आप कह लें, बट इसके लिए एक टर्म है पर्टिकुलर, इकोनॉमी का एक टर्म है, वो उन्होंने जो है, हाँ, रिलीफ, एक तरह का रिलीफ देना शुरू किया उन्होंने। तो उससे फिर क्या हुआ, सपोज टैक्स उन्होंने कम कर दी, तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने अपनी कंट्री की गाड़ियां परचेज करना शुरू कर दी। तो उससे फिर कंपनी ने जैसे ही ग्रोथ किया, अब वो बन गई कैपेबल और बाकी फॉरेन कंपनी से कॉपी कर सकती है। तो सम टाइम ऐसा होता है, इसको जो है ना करते हैं। और मोस्टली जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि अभी हम साउथ कोरिया की ऑटो
लगे, ये टैक्स लगाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, टैक्स और टैरिफ में क्या फर्क है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं ना। वैसे तो ये भी टैक्स ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि टैरिफ क्या है। अच्छा, इम्पोर्टेड गुड्स पे, एक्सपोर्टेड गुड्स पे नहीं। ओके, हाँ बेटा, यही है बेटा। हाँ यही है, बट जो डोमेस्टिकली आपके गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो और कंज्यूम हो रहे हो उन पर टैक्स लगता है, और जो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं बट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो उस पर टैरिफ लगता है। और जो आप फॉरेनर से प्रोड्यूस गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है। बट हम मर्केंटलिस्ट अप्रोच को देख रहे हैं ना, तो मर्केंटलिस्ट अप्रोच किस पर फोकस करती है, वो इंपोर्ट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि जो टैक्सेस है, टैरिफ है, वो इंपोर्ट पर लगे हैं, एक्सपोर्ट को नहीं लगे हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट से तो हमारे पास पैसे आएंगे ना, इंपोर्ट से तो पैसे जाएंगे, डॉलर निकलेगा हमारे यहाँ से। तो ये क्या कहते हैं कि किस पर टैक्स लगाया जाए, इंपोर्ट पर। वैसे एक्सपोर्ट पर भी कंट्रीज टैक्स लगाती है, जब अगर, हाँ दोनों तरफ से। फिर टैरिफ्स की तीन टाइप्स हैं। एक है आपका स्पेसिफिक टैरिफ, और दूसरा है एड वॉल्यूम इसे कहा जाता है, और तीसरा है स्लाइडिंग स्केल। तो ये स्पेसिफिक टैरिफ क्या है, सपोज बेटा, सपोज करते हैं हम कि हमारे पास कितने बंदे बैठे हैं, पांच, हमारे पास पांच मोबाइल है। एक के पास सैमसंग का है, एक के पास हुआवे का है, या हम ऐसा कर लेते हैं कि सबके पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। बट मेरे पास कोई और मॉडल है, आपके पास कोई और है, आपके पास कोई और है। तो स्पेसिफिक टैरिफ पे हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज को काउंट करते हैं। सपोज एक मोबाइल पर हमने लगा दिए 2 रुपए टैक्स, और फिर हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने मोबाइल पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर 5 किए जा रहे हैं तो कितना टैक्स बनेगा, टैरिफ 10 रुपये बनेगा, सपोज 10 रुपये बनेगा। तो इसी तरह कोई भी चीज इंपोर्ट करें आप, तो उसकी क्वांटिटी को काउंट करते हैं। जैसे ये एक हमने पीसी रखा हुआ है ना, तो एक एक पीसी को काउंट करेंगे, टोटल पीसी कितने बन गए, उसके एक यूनिट पे टैक्स लगाया जाएगा बेटा। एक यूनिट पे टैक्स लगाया जाएगा, सब पे नहीं, एक यूनिट पे टैक्स लगाया जाएगा। फिर सारे यूनिट्स काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो फिर टोटल जो टैक्स होगा, टैरिफ होगा, वो लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं टैक्स कहूँ तो आपने टैरिफ ही समझना है। तो फिर ये जो तरीका है टैरिफ लगाने का, इसको स्पेसिफिक टैरिफ कहा जाता है। एक एक यूनिट पे टैक्स लगाना, कि अगर आपके पास एक सुई आ रही है, अभी सुई का हिसाब करें, एक सुई अगर चाइना से आ रही है, तो बैठ के सुई काउंट करेंगे कितनी है, एक सुई, बैठ के सुइयाँ काउंट करते रहे। हमारे यहाँ वो पहले ये काम करता था गांव में, कि जो शीशे वाले होते थे ना, जो कपड़ों में लगाते ना, छोटे छोटे गोल वाले, काया काया काया, तो वो फिर वो ज्वाइंट होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। तो वो पहले ये कारोबार चलता था सखर में, घरों में औरतों को देकर जाते थे कि ये तोड़ें और इसके जो फ्रेम वाला सर्किल वाला जो, वो निकाल के दें, काया निकाल के दें, बाकी जो है वो रफ आप फ्रेम में बने। तो ये कि एक एक कर फिर वो शीशा गिने, छोटा छोटा काया गिने, और कितने काया बनते उस पर टैक्स लगाए। ये चले, ये तो मैं मजाक कर रहा था। तो ये स्पेसिफिक टैरिफ क्या है, हमने एक यूनिट को काउंट करना है, फिर टोटल यूनिट को काउंट करेंगे कि कितने बनते हैं, फिर पर यूनिट जो है हम टैक्स लगाएंगे। फिर एड वॉल्यूम जो है ये परसेंटेज मुकर्रर करता है। हाँ, कि सपोज हमने
आप कितनी भी प्रोडक्ट लेकर आए हो, हमने टोटल फिक्स कर दिया कि हम इस पे 20% लेंगे जितनी इसकी वैल्यू बनती है। सपोज हमने 1 लाख के इम्पोर्ट किए तो 1 लाख पे हम 20% लेंगे। हम यूनिट्स को काउंट नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट टोटल कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी बनती है पाकिस्तान में, तो उसकी हम कॉस्ट को देखेंगे, उस पर परसेंटेज लगा देंगे फिक्स। तो ये जो है एड वॉल्यूम कराते हैं। सम टाइम टैरिफ जो है वो फिर फ्लो भी करते हैं, वो स्लाइडिंग होती है ना, जो आप स्विमिंग पूल में होती है ना, तो ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो कभी कभी नीचे से ऊपर भी जाती है टैक्स वैल्यू, बट कभी कभी सम टाइम ऊपर से फिर फॉल भी करती है। सपोज अगर आपके 20% आप ले रहे थे तो वो फाइल करेगी और फिर आप फिर 15, फिर 10, फिर 5% पर पहुंचेंगे या 2% पर पहुंचेंगे। फिर कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि आपने 5% लगाया, अब देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई है, इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो आप फिर 10% कर देंगे। तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल। अगर वो प्रोडक्ट पर सेल हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप स्केल को ऊपर लेके जाएंगे, और फिर अगर वो ड्रॉप कर रही है तो आप कम करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री में रहे, जितने बायर्स हैं उनको तो फैसिलिटेट किया जाए, तो इस वजह से टैक्स जो है वो फिर कम हो जाएगा। तो ये तरीके हैं कुछ टैरिफ लगाने के। पानी शानी पी लेंगे, पी लिया, हम फिर कंटिन्यू करें। सही है। टैरिफ्स के फंक्शन की बात करते हैं कि इनका काम बेसिकली पर्पस क्या होता है। रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ, प्यूनिटिव टैरिफ। तो कभी कभी ये इसकी काइंड्स भी आप कह लें कि इसका प्राइम पर्पस क्या है, स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। टैरिफ नहीं लगाएगी स्टेट तो वो अर्निंग कहाँ से करेगी। टूल प्लाजा हो, आपके जो कंज्यूमर गुड्स हो, वो एक्सपोर्ट के जो गुड्स हैं वो, इन सारी चीज़ों पर वो क्या लगाते हैं, टैरिफ या टैक्सेस लगाते हैं, जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। और प्रोटेक्टिव से क्या है मुराद है, प्रोटेक्टिव से मुराद ये है कि स्टेट जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचाती है इनके जरिए। और प्यूनिटिव से मुराद क्या है, सम टाइम किसी कंपनी को या किसी स्टेट को पनिशमेंट देनी हो, एज अ पनिशमेंट के तौर पर तो टैरिफ लगा देती है, ताकि उसको पता चले कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, आपकी जो इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है। डिस्करेज डोमेस्टिक कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग फॉरेन गुड्स, फिर हमारे जो लोग होते हैं पब्लिक, उसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगी तो वो इनडायरेक्टली डिस्करेज हो जाते हैं चीज़ों को परचेज करने में। इनकरेज कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एंड सेव इन्फेंसी पीरियड ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो इनिशियल पीरियड होता है न्यू इंडस्ट्रीज का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। टैरिफ इम्पोज टू कर्ब डंपिंग, ये एक प्रैक्टिस है, हम इसको आगे देखते हैं कि डंपिंग क्या होती है, उसको रोकने के लिए। और टू करेक्ट अ टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अभी तक जो हमने पढ़े ना वो टैरिफ थे, मतलब टैक्स लगाने के तरीके। अब हम नॉन टैरिफ पढ़ेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट कोई परसेंटेज फिक्स नहीं कर रहे, इन द फॉर्म ऑफ मनी हम कोई टैक्स नहीं ले रहे, बट हमने कोई और तरीके अख्तियार किए हैं इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, एज अ प्रैक्टिस ऑफ मर्केंटलिज्म। तो इसका नॉन टैरिफ का क्या है, फॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट्स अदर देन टैरिफ, टैरिफ के अलावा जो भी आपकी होती है, जैसे कि कोटा होती है और इस तरह की जो बाकी किस्म की है, ये सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। आ रहा था ना, तो
मैंने कहा एक इकोनॉमिक पर्टिकुलर टर्म है जो हमने वो साउथ कोरिया की कार वाले उस मामले में हमने देखा कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उनकी अपनी पब्लिक को उन्होंने इंसेंटिव सब्सिडीज देना शुरू किया। जब उनको सब्सिडीज देना शुरू किया तो जाहिर सी बात है तो कंपनी ग्रो करेगी। सम टाइम वो अपनी ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है ना, तो आपने इमरान खान का बयान सुना होगा कि बिजली महंगी हो गई है तो हम बिजली को सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी का फायदा क्या होता है कि जो कंपनी जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेच रही है उससे वो कम बेचे, उससे जो कम बेची है तो वो जो उसका लॉस आ रहा है वो कौन कंपनसेट करेगा? वो फिर जितना भी लॉस उसका आ रहा है ना वो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी। आपका जितना भी लॉस आ रहा है वो आपको गवर्नमेंट देगी। इससे फिर क्या है कि इससे हम जो आपकी महंगाई है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट अक्सर जो है वो एग्रीकल्चर को एक, क्योंकि पाकिस्तान इज एग्रीरियन कंट्री, तो मोस्टली जो दुनिया में सब्सिडीज मिलती हैं वो मिलती हैं कंजप्शन गुड्स पर, क्योंकि अगर उन पर रेट बढ़ जाता है तो पब्लिक के लिए खाने के क्या पड़ते हैं लाले, खाने के लाले बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से सब्सिडीज जो है वो लगाई जाती है। डंपिंग क्या होता है? हाँ, एक कोई भी इंडस्ट्री है वो क्या करती है ये जो उनकी जो प्राइस जिस पे उन्होंने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है सम टाइम उसी से भी लो में चले जाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम चले जाते हैं, या फिर मिनिमम बेनिफिट रखते हैं। और फिर जब आप मिनिमम बेनिफिट रखते हैं तो आपके यहाँ क्या होगा, उस प्रोडक्ट की भरमार होगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट पड़े पड़े होंगे आपके मुल्क में। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो कल मैं आपको रेडी वाले की एग्जांपल दे रहा था, बनाने वाले, सपोज दोपहर में आप जाएं तो रेट कुछ और होता है, शाम में जाएं तो वो डंपिंग कर रहे होते हैं, मिनिमम बेनिफिट और मैक्सिमम सेल। तो वैसे भी आप जितनी क्वांटिटी में सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा ना। ये तो आपके बिजनेस का बेसिक रूल है कि जो चीज़ जितनी क्वांटिटी में होती है उसकी प्राइस उतनी कम हो जाती है। तो डंपिंग में यही करते हैं, वो चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो प्राइस कम हो जाती है। नॉर्मली हम ये यूज वर्ड भी यूज करते हैं, जॉब्स में अक्सर हम कोटा का वर्ड यूज करते हैं। कोटा क्या होता है? हाँ, जॉब्स के लिए। सपोज पीपल्स पार्टी है ना, तो जब जॉब्स आती है ना तो उसमें उस पार्टी की एक कोटा फिक्स होती है, मतलब उसके 10 बंदे उसके उठाएंगे। फिर जो आपकी एमक्यू में उसके फिर 2 बंदे उठाएंगे, सपोज ऐसे जीडी है तो उनके 4 बंदे उठाएंगे। तो ये क्या होता है, कोटा होता है। बेटा डंपिंग से बचने के लिए ना, क्योंकि चीज़ें बल्क क्वांटिटीज में आपके पास आ जाएंगी क्योंकि वो लो प्राइस पे सेल हो रही है, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए स्टेट जो है वो क्या करती है, कोटा फिक्स करती है। सपोज एक फॉरेन कंपनी है जो कि आपको लैपटॉप बड़े सस्ते दे रही है, जैसे चाइना का माल हो तो बड़ा सस्ता आएगा, जब ये सस्ता आएगा तो आपके मुल्क में बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट तो कोलैप्स करेगी ना। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना को नाराज भी नहीं करना चाहता क्योंकि उनके प्रोडक्ट रोक रहा कि हम आपके नहीं परचेज करेंगे, तो इट्स नॉट अ गुड जेस्चर। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान उस पर कोटा फिक्स करेगा कि हमें पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख लैपटॉप आपके लेने इस साल, 2 लाख से ज्यादा। बेटा कोटा का मतलब है एक लिमिट मुकर्रर करना, लिमिटेशन। जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना उसकी लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन करना। अगर हमने उसकी लिमिटेशन कर दी तो प्रोडक्ट उससे ज्यादा हम परचेज नहीं करेंगे।
तो वो हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होंगे उस क्वांटिटी से ज़्यादा। जब उस क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कोलैप्स नहीं करेगी। सपोज अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री 2 लाख लैपटॉप बनाती है और पाकिस्तान को कितनी पब्लिक को डिमांड है, पब्लिक की डिमांड क्या है, 3 लाख, तो हम अपनी इंडस्ट्री को कहेंगे कि आप 2 लाख आप प्रोड्यूस करें तो हम 1 लाख चाइना को अलाउ करेंगे। तो ये तो हम टॉपिक ही यही पढ़े ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसको दूसरे लफ्जों में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हम कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर कोटा फिक्स कर देती है ताकि रिलेशन जो है, इकोनॉमिक रिलेशन भी खराब ना हो और चीजें भी बची रहे। जो कोटाज होते हैं वो आपके मैंडेटरी होते हैं, समटाइम वॉलंटरी होते हैं। मैंडेटरी का मतलब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी कर देगी 1 लाख से ज्यादा नहीं, 1 लाख से ज्यादा नहीं। और हमें सपोज हमें हमें 3 लाख की जरूरत है, बट हमको ऑफर जो है वो इंडिया से भी है, ईरान से भी है, सऊदी अरब से भी है, चाइना से भी है। तो हम क्या करेंगे, आप एक कंट्री को बोल देंगे आप हमें नहीं दे, तो हम क्या करेंगे, लिमिटेशन मुकर्रर करेंगे कि पाकिस्तान को 2 लाख की जरूरत है, 4 कंट्रीज जो है वो हमें ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी जो कोटा है वो वॉलंटरी हो जाएगी। आप चारों में से कोई हमें 20,000 दे दे, कोई 25,000 दे दे, कोई 30,000 दे दे, कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं, वो खुद में डिसाइड करें और फिर वॉलंटरी हो जाए कि आप अपनी तरफ से वॉलंटरी, अपनी तरफ से वॉलंटरी क्या होता है, मतलब आप अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं, तो ये वॉलंटरी भी हो जाती है। एक तो हमारी मुल्क की तरफ से वो कंपलसरी हो जाएगी और दूसरी वॉलंटरी हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपकी क्या आ जाती है, हम देखेंगे कि इसमें हेल्थ प्रिकॉशंस है या नहीं है, ये नुकसानदेह चीज हैजर्डस तो नहीं है, देन क्या ये हमारे हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स को मीट करती है, अगर मीट करती है तो वो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे। अगर वैसे भी रोकना हो, ये तो गवर्नमेंट तो क्योंकि सॉवरेंस होती है ना, उनको क्योंकि एनआरकी है तो कोई कंट्रोल कर नहीं रहा, अगर वो मना कर दे भाई नहीं, हेल्थ का इशू बना के, जैसे पुलिस के पास जाओ ना तो कोई ना कोई वजह बता देती है और साबित कर देती है कि कसूर आपका था, आप बोल ही नहीं सकते। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपको इशू बना दे के पेश कर देंगे और आप बोलेंगे हाँ ये तो सही है। टेक्निकल इशू, जिसको कहते हैं टेक्निकल इशू, टेक्निकल इशू बना के आप बोलेंगे ये तो टेक्निकल इशू है, ये आप कॉम्प्रोमाइज करें। ओके, देन आपके कुछ ये लेबलिंग वाले, जैसे कि आपने लेबलिंग सही नहीं की, पैकेजेस पैकिंग सही नहीं हुई इनकी, ये कस्टम पॉलिसीज पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि कुछ आपके फ्रिजाइल आइटम होते हैं, कुछ नॉन फ्रिजाइल आइटम्स होते हैं, तो उनकी पैकिंग का भी इशू होता है। जैसे ये देखें ना कि कैसे अंदर अंदर जो है वो एक क्या रखते हैं इसके अंदर, सफेद वाला जो होता है बोर्ड होता है ना, फोम, इसको क्या बोलते हैं इसको, हाँ एक वो पेपर भी होता है ना, पटाखे फोड़ते हैं जिससे, पटक पटक वाले, हाँ, तो ये भी होता है। तो ये कुछ इसके अलावा, मतलब बेटा ये तीसरा इशू है, एक आपका टैरिफ जो कि टैक्स है, बिल्कुल प्योर टैक्स है, दूसरा है नॉन टैरिफ जिसमें हम टैक्स नहीं लगाते, हम चालाकी दिखाते हैं, ठीक है, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टेक्निकल इश्यूज है। तो ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती है। और फोर्थ वन इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म। समटाइम कभी कभी कौम भी बीच में आ जाती है। वो हिंदुस्तान में गांधी जी की हमने मूवमेंट को देखा था ना, साल्ट मूवमेंट, तो वो गए थे और ला उन्होंने तोड़ दिया था। और एक मरतबा उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी तो उन्होंने ये खद्दर वगैरह लोगों से कहा था कि आप पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करें अब, और बरतानिया की गुड्स का इस्तेमाल ना करें। तो समटाइम पब्लिक भी इंटरफेयर करती है इन चीज़ों में।
जैसे अमेरिका के जो एग्जांपल आप देखें तो ये आपकी जो लिबरलिज्म है इनको ये इग्नोर करते हैं। आपकी नेशनलिज्म जो है, कौम परस्ती, इकोनॉमी में, मईशत में कौम परस्ती का भी आ जाता है। ये भी मर्केंटलिस्ट अप्रोच को फेवर देते हैं, जिस जहाँ पर आपकी कौमी मसला आ जाता है तो आप वो चीज़ें परचेज नहीं करते।